नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं विकास भास्कर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के करंट अफेयर के इस लाइव सेशन में। आज के लाइव सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं G20 जो सम्मेलन आयोजित किया गया भारत में, इसमें जो महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट किए गए उसी पर जो है वो डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता होगा कि 9 सितंबर 2023 और 10 सितंबर 2023 को G20 का सम्मेलन भारत में आयोजित किया गया। ऐसा पहली बार हुआ था जब भारत में G20 के सम्मेलन का आयोजन किया गया। 2008 में G20 में राष्ट्राध्यक्ष स्तर के सम्मेलनों की शुरुआत हुई थी और भारत को पहली बार G20 के ट्रायोको नेशंस में दिसंबर 2021 में शामिल किया गया था। 3 साल के लिए भारत जो है वो नवंबर 2024 तक ट्रायोको का सदस्य रहेगा। G20 के ट्रायोको में साथियों 3 देशों को शामिल किया जाता है, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष, आगामी अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष शामिल होता है। 2023 में भारत G20 का अध्यक्ष था, यानी दिसंबर 2022 में भारत को पहली बार G20 की अध्यक्षता मिली थी। तो इसके ट्रायोको मेंबर थे इंडोनेशिया जो पूर्व अध्यक्ष था, 2023 का अध्यक्ष भारत और आगामी अध्यक्ष जो है वो ब्राजील था। इंडोनेशिया अब बाहर हो चुका है ट्रायोको नेशंस से और साउथ अफ्रीका की ट्रायोको नेशंस में एंट्री जो है वो हो चुकी है, यानी इस लिहाज से 2024 में जो है वो G20 का जो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा वो कहां पर आयोजित होगा? ब्राजील में। लेकिन भारत में जो सम्मेलन हुआ साथियों वो काफी ऐतिहासिक सम्मेलन था और भारत में जो सम्मेलन हुआ वो काफी सफलतापूर्वक सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सफलता और असफलता का आयोजन से आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितनी देशों की भागीदारी हुई और उसमें कौन कौन से प्रस्तावों पर बातचीत की गई, कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिन पर चर्चा उस सम्मेलन के दौरान की गई। G20 के सम्मेलन का पहला दिन यानी 9 सितंबर 2023 जब भारत ने प्रस्ताव रखा G20 के विस्तार का। G20 में अगर बात करें साथियों तो इसमें 8 विकसित देश, 11 विकासशील देश और यूरोपियन यूनियन को मिलाकर G20 जो है वो 20 राष्ट्रों का एक संगठन बन जाता है। लेकिन भारत ने G20 के विस्तार की मांग की और अफ्रीकन यूनियन को G20 का जो है वो नया सदस्य या नया मेंबर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसे जो है वो G20 के सदस्य देशों ने स्वीकार किया। यानी पहली बार भारत के प्रस्ताव पर G20 का विस्तार हुआ और G20 अगले साल से बन जाएगा G21, जिसमें 8 विकसित देश, 11 विकासशील देश, यूरोपियन यूनियन के साथ साथ अफ्रीकी यूनियन भी इसका सदस्य बन जाएगा। तो पहला दिन 9 सितंबर जो था वो भारत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण और सफल रहा। लेकिन G20 के सम्मेलन की सफलता का अंदाजा या सफलता का आकलन इस बात से किया जाता है कि G20 का जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुआ, स्टेटमेंट जारी किया गया, उसमें कितने मुद्दों पर चर्चा हुई या कौन कौन से मुद्दे थे जिस पर सहमति हुई सभी देशों की। ये पहला मौका था कोविड के बाद पहला फिजिकल प्रेजेंस से होने वाला सम्मेलन जो इतना ऐतिहासिक हुआ। और रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद में इंडोनेशिया में जरूर सम्मेलन हुआ था, लेकिन ये भारत में जो सम्मेलन हुआ उसमें काफी चीजें ऐसी थी कि G20 के जॉइंट डिक्लेरेशन पर सहमति बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि कई देश ऐसे थे जो चाहते थे कि रूस और यूक्रेन वाले युद्ध में जॉइंट डिक्लेरेशन में इस मुद्दे को शामिल किया जाए और रूस की कड़ी आलोचना की जाए। पिछले सम्मेलन में भी इसके लगातार प्रयास किए गए थे कि भारत जो है वो रूस की आलोचना करे इस जॉइंट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में। लेकिन भारत ने और भारत के शेरपा ने और भारत के जो G20 की पूरी टीम थी उसने काफी महत्वपूर्ण कार्य साथियों इस सम्मेलन के दौरान किया और उसमें जॉइंट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में रूस और यूक्रेन के युद्ध पर किसी भी तरह की चर्चा जो है वो जॉइंट डिक्लेरेशन स्टेटमेंट में नहीं की गई और साथ ही दिल्ली डिक्लेरेशन यानी जॉइंट डिक्लेरेशन G20 का जो है वो पारित कर दिया गया। यानी भारत में हुआ सम्मेलन एक ऐतिहासिक सम्मेलन था, एक सफल आयोजन हम कह सकते हैं और भारत की पूरी G20 की टीम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, G20 के शेरपा और उनकी पूरी डेलीगेशन टीम को बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक सम्मेलन के लिए। आज हम जो टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि इस G20 के सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुआ जिसमें चाइना की टेंशन जो है वो बढ़ गई है। आखिर चाइना की टेंशन क्यों बढ़ी उसको लेकर जो है वो ये खबर द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर है, जिसमें कहा गया कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, व्हाट इज द प्रोजेक्ट एंड व्हाई इज इट बीइंग प्रपोज्ड, जो है वो इस सम्मेलन में भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने के प्रस्ताव पर भी जो है वो चर्चा की गई। हालांकि ये अलग से था, G20 का एजेंडा नहीं है, लेकिन G20 के जब राष्ट्राध्यक्ष यहां पर आए तो यूरोप और जो है वो अमेरिका और भारत के राष्ट्राध्यक्षों ने मिलकर जो है वो इस बात पर चर्चा की कि इन
सभी देशों को मिलकर, जो भी यूरोपियन देश हैं, मिडिल ईस्ट के देश हैं, इन देशों को मिलकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाने के प्रस्ताव पर आपसी सहमति बनी। और इसी प्रोजेक्ट से चाइना की टेंशन कैसे बढ़ी, इसी पर आज का यह सेशन होने वाला है साथियों। तो सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर ये जो प्रोजेक्ट है ईस्ट यूरोप मेगा इकोनॉमिक कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट जो है वो यूरोप इंडिया का जो मेगा कॉरिडोर है वो आखिर क्या है साथियों। ये जो कॉरिडोर होगा, इस कॉरिडोर के माध्यम से भारत न केवल मिडिल ईस्ट से जुड़ेगा बल्कि साथियों भारत की यूरोप से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी। अब हम सोचते हैं कि क्या यूरोप से भारत की अब कनेक्टिविटी नहीं है? बिल्कुल, भारत की अब भी यूरोप से जो है वो कनेक्टिविटी है, लेकिन अभी यूरोप पहुंचने के लिए और मिडिल ईस्ट पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग करना होता है। स्वेज कैनाल से होते हुए हम यूरोप तक पहुंचते हैं, जिसमें न केवल ज्यादा समय लगता है बल्कि खर्चे भी ज्यादा होते हैं। आज के समय में कंपटीशन है साथियों, प्रतिस्पर्धा है, और इस प्रतिस्पर्धी बाजार में न केवल उत्पाद को उचित स्थान पर, उचित माध्यम से, उचित कीमत पर और उचित समय पर उपलब्ध करवाना किसी भी देश के लिए, किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि आज के समय में उपभोक्ता सर्वोपरि है बाजार का जो है वो कंज्यूमर फ्रेंडली है मार्केट, इसलिए इन चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो ये जो कॉरिडोर होने वाला है साथियों, ये लगभग 6000 किलोमीटर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। और इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से जो देश साथियों जुड़ने वाले हैं उसमें भारत, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरबिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपियन यूनियन सहित कुल 8 देश इस प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगे। इस प्रोजेक्ट से न केवल इन 8 देशों को फायदा होने वाला है साथियों, बल्कि इजराइल को भी इस प्रोजेक्ट से जो है वो फायदा होने वाला है। अब ये प्रोजेक्ट किस तरीके से होने वाला है, इसको आप साथियों मैप के जरिए जो है वो समझ सकते हैं। मैप के जरिए जो है वो इस प्रोजेक्ट को आप समझ सकते हैं। आप जो है वो इस मैप के जरिए देखें कि ये मुंबई, भारत के मुंबई से होता हुआ ये प्रोजेक्ट जो है वो भारत के मुंबई से होता हुआ समुद्री मार्ग, यानी ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो समुद्री मार्ग के साथ साथ जो है वो रेल और रोड का मार्ग भी होगा। तो मुंबई से ये समुद्री मार्ग होगा। अभी हम गल्फ कंट्री से जो जुड़े साथियों, खाड़ी देशों से जुड़े, उसमें ये जो पाकिस्तान है ये एक बड़ी बाधा जो है वो पैदा करता है, इसलिए हमें समुद्री मार्ग से होते हुए जो है वो खाड़ी देशों में पहुंचना होता है। तो खाड़ी देशों के लिए हम मुंबई से यूनाइटेड अरब अमीरात होते हुए साथियों, ये जो है वो सऊदी अरबिया होते हुए, यहां पे जो प्रोजेक्ट होगा, ये जो ग्रीन कलर का मैप में आप देख पा रहे हैं, इसको मैं चाहूंगा कि अलग से जो है वो मेंशन करूं। ये जो रेड कलर का आप देख पा रहे हैं इस प्रोजेक्ट का हिस्से को, ये जो प्रोजेक्ट है ये यहां तक का जो है वो समुद्री मार्ग से होने वाला है। उसके बाद ये ग्रीन कलर का जो प्रोजेक्ट होगा, ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका रेलवे कनेक्टिविटी होगा खाड़ी देशों में। इससे समझौता हुआ है कि भारत जो है वो गल्फ कंट्रीज में, खाड़ी देशों में जो है वो रेलवे प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा इस यूरोप मिडिल ईस्ट इंडिया प्रोजेक्ट के तहत। फिर ये वापस समुद्री मार्ग से होता हुआ ये पहुंचेगा कहां तक? यूरोप। ये हेइपा जो है वो कहां पे है? इजराइल का पोर्ट है साथियों। तो इससे इजराइल की कनेक्टिविटी भी हो जाएगी। इसमें महत्वपूर्ण देश है इटली। इटली जो BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो चाइना का बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है यूरोप तक पहुंचने का, उस प्रोजेक्ट का भी हिस्सा है। खबरें हैं कि इटली चाइना के प्रोजेक्ट से बाहर हो सकता है क्योंकि उसने दिलचस्पी जाहिर की है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर से। तो इस कॉरिडोर से फायदा क्या होगा? इस कॉरिडोर से फायदा होगा कि भारत खाड़ी देशों के साथ न केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी समुद्री मार्ग से जो है वो पहुंचा पाएगा, खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापार और ज्यादा बेहतर हो पाएगा कि यहां जो है वो हम शिप के माध्यम से खाड़ी देशों में अपने व्यापार को कर पाएंगे। उसके बाद रेलवे के माध्यम से हम यूरोप तक पहुंच सकते हैं साथियों। अभी पूरा स्वेज कैनाल से होते हुए जाना पड़ता है। आप सभी को पता है कि स्वेज कैनाल में उसकी जो चौड़ाई है वो काफी कम है और वहां पे ट्रैफिक जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। तो इससे खाड़ी देशों के साथ भारत का व्यापार जो है वो और भी सुगम माध्यम से हो पाएगा। और साथियों खाड़ी देश जो है वो इस चीज में भी दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि वो अपनी इकोनॉमी को एक्सपेंड कर रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था का विस्तार कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि खाड़ी देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो पेट्रोलियम आधारित अर्थव्यवस्था है, लेकिन समय रहते उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव करना शुरू कर दिया है साथियों, क्योंकि उनको पता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के विकल्प तलाश लिए गए हैं, इसलिए वो अपनी इकोनॉमी को स्विच कर रहे हैं, दूसरे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट पर फोकस कर रहे हैं।
जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री पे फोकस कर रहे हैं, तो इससे भारत और मिडिल ईस्ट का और जो खाड़ी देश हैं और यूरोपियन देश हैं उनका व्यापार साथियों और बेहतर तरीके से हो सकेगा। तो ये लगभग 6,000 किलोमीटर का लंबा प्रोजेक्ट होगा। इस प्रोजेक्ट से व्यापार में लगभग 40% तक की वृद्धि होने का अनुमान है। समय की भी बचत होगी, समय की भी काफी बचत होगी और व्यापार लगभग 40% बढ़ जाएगा। अब एक और चीज है कि भारत जो है वो थोड़े दिन पहले रूस और ईरान का जो रेलवे प्रोजेक्ट था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, उसका भी भारत हिस्सा था। तो आखिर उस प्रोजेक्ट में और इस प्रोजेक्ट में दोनों में क्या अंतर है? इस प्रोजेक्ट को आपने समझा कि ये खाड़ी देशों से होता हुआ यूरोप तक पहुंचता है। अमेरिका की भी इसमें काफी दिलचस्पी है कि भारत खाड़ी देशों में रेलवे प्रोजेक्ट पे काम करे, और भारत का रेल इंफ्रास्ट्रक्चर आप सभी को पता है कि काफी तेजी से बदल रहा है। अपने देश में बेहतर हाई स्पीड वंदे भारत जैसी ट्रेनें डेवलप हो रही हैं, तो इससे भारतीय रेलवे को भी आने वाले समय में काफी फायदा इस प्रोजेक्ट से होने वाला है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो था वो उससे अभी के लिहाज से, हम भविष्य के हिसाब से देखें तो हो सकता है उससे भारत को फायदा हो, लेकिन अभी के लिहाज से उससे उतना फायदा भारत को नजर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि उसका कारण है कि ईरान पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद से यूरोपियन देशों की रूस से इतनी बनती नहीं है, तो हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से यूरोप तक पहुंचने का अपना जो सपना है वो संभवतः उस प्रोजेक्ट से पूरा नहीं हो सकता है। तो इस इंटरनेशनल इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर को समझा। अब हम कंपैरिजन करेंगे कि भारत का जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है वो कौन सा कॉरिडोर है। ये जो कॉरिडोर है साथियों, जो इंटरनेशनल INSTC, जिसपे हमने प्रीवियस वीडियो में भी जो है वो डिस्कस किया, पहले का वीडियो है आपको प्लेलिस्ट में उस पे मिल जाएगा, डिटेल से उस पे डिस्कस किया हुआ है। ये प्रोजेक्ट क्या है कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जिसमें मुंबई से चाबहार पोर्ट भारत ने जो है वो ईरान में डेवलप किया हुआ है, और इससे होते हुए हम ईरान से होते हुए कहां तक पहुंचते हैं, मॉस्को रूस और सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो यूरोप तक इस मार्ग के माध्यम से हम पहुंच सकते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये तो है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, नॉर्थ को साउथ से क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है आपका यूरोप मिडिल ईस्ट यूरोप जो इंडिया कॉरिडोर है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने का काम जो है वो कर रहा है। फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से यह प्रोजेक्ट भारत के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के माध्यम से। यह भारत का हिस्सा, भारत इस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था। हालांकि अभी जो है वो ईरान पर अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से यूरोपियन देशों से रिलेशन रूस के खराब हो चुके हैं, तो इस प्रोजेक्ट से हम यूरोप तक नहीं पहुंच सकते। चाइना का भी साथियों सपना है यूरोप तक पहुंचने का, और इसके लिए चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो है वो प्रोजेक्ट को तैयार किया, और एक नया सिल्क इकोनॉमिक रूट जो है वो चाइना ने तैयार किया। आप इस मैप के माध्यम से साथियों समझ सकते हैं कि चाइना का मैरीटाइम सिल्क रोड जो है वो इनिशिएटिव क्या है। अभी चाइना का यूरोपियन देशों में पहुंचने का जो व्यापारिक दृष्टि से देखें तो चाइना यहां से जो है वो समुद्री मार्ग से होता हुआ, पूरा समुद्री मार्ग से होता हुआ इस स्वेज कैनाल से होता हुआ यूरोप तक पहुंचता है। लेकिन चाइना, ये जो डॉट डॉट में आप देख पा रहे हैं, ये मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव है चाइना का, यानी ये चाइना का व्यापार का वो मार्ग है जो समुद्री मार्ग से होते यूरोप तक पहुंचता है। और जो बिल्कुल डैश वाली लाइन आप देख पा रहे हैं, ये चाइना का नया प्रोजेक्ट है, सिल्क रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसे कहा जाता है, जिसमें सीपैक भी उसी का हिस्सा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान तक आता है। और ये प्रोजेक्ट जो है सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट कॉरिडोर, ये चाइना का जो है वो चाइना से होते हुए, ईरान के तेहरान से होते हुए, इस्तांबुल, मॉस्को, यूक्रेन से होते हुए कहां तक पहुंच रहा है साथियों, जर्मनी तक, फ्रांस तक जो है वो ये पहुंच रहा है। यानी ये चाइना का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वन बेल्ट वन रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे चाइना का नया सिल्क रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर भी कहा जाता है। और इस सिल्क रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे चाइना की बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। चाइना की पॉलिसी इसमें यह है कि गरीब देशों को इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के नाम पर चाइना लोन देता है, उन्हें अपने लोन के ट्रैप में फंसाता है, बाद में उनकी जमीनों पर चाइना कब्जा कर लेता है। ऐसा चाइना
श्रीलंका के साथ कर चुका है। जब हम्बनटोटा को चाइना ने 99 साल के लिए लीज पे लिया, ऐसा ही चाइना पाकिस्तान और दूसरे जो गरीब देश हैं उनके साथ करने वाला है। चाइना वैसे फंसने वाले देशों में से नहीं है, चाइना दूसरे देशों को फंसाता है। पाकिस्तान जैसा देश चाइना के चुंगल में शायद ही फंसे, क्योंकि वो तो वह फकीर आदमी है, वो तो वैसे ही कटोरा लिए जो है वो घूमते रहते हैं। कोई भी जो है वो उनको लोन दे, कटोरे में जो है वो थोड़े बहुत पैसे डाल दे, वो उसका झंडा जो है वो उठा लेते हैं। तो हमने आज के इस सेशन में 3 कॉरिडोर पर डिस्कशन किया। तीनों कॉरिडोर उम्मीद है आपको समझ आया होगा। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव कॉरिडोर, ये चाइना का वो कॉरिडोर है जो मैरीटाइम कॉरिडोर है, जो समुद्री मार्ग से यूरोप तक पहुंचता है। इसमें बहुत ज्यादा समय लग जाता है, बहुत ज्यादा खर्चा हो जाता है, लेकिन चाइना जो यूरोप से जुड़ने के लिए सिल्क रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे वन बेल्ट वन रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जा रहा है, वो प्रोजेक्ट आपके ईरान के तेहरान से होते हुए मॉस्को रूस से होते हुए यूरोप तक पहुंच पा रहा है। इसमें समय भी कम लगेगा और चाइना की खाड़ी यूरोप तक जो है वो कनेक्टिविटी भी इसके माध्यम से हो जाएगी। और खाड़ी देशों से जुड़ने के लिए वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को जो है वो साथियों डेवलप कर रहा है, जिसके माध्यम से चाइना से पाकिस्तान होते हुए, वो पाकिस्तान से होते हुए जो है वो कहां पहुंचेगा, जो है वो चाबहार पोर्ट पे, जो ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का है, उस ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान से होते हुए वो खाड़ी देशों में एंट्री जो है वो करने वाला है। यहां पे हमने बात की इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की, जिसमें भारत, ईरान और रूस शामिल है। ये भारत के मुंबई से होता हुआ चाबहार पोर्ट ईरान, और ईरान से ये रेलवे प्रोजेक्ट के माध्यम से रूस तक जो है वो पहुंचेगा, और उसके बाद में समुद्री मार्ग से आगे रोड प्रोजेक्ट के माध्यम से वो यूरोप तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से रूस और यूरोप के रिलेशन जो है वो खराब हुए हैं। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है फिलहाल 6000 किलोमीटर का इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और इसी इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से चाइना की चिंताएं बढ़ी हुई हैं। चाइना को इस बात का डर है कि कहीं उसका सिल्क रोड इकोनॉमिक कॉरिडोर फेल ना हो जाए, कहीं उसको नुकसान न हो जाए, कहीं दुनिया उसके जो लोन के ट्रैप के जाल है उसमें फंसने से न बच जाए। चाइना की विस्तारवाद की पॉलिसी है, और वो उसी विस्तारवाद की पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। वो ऐसे छोटे छोटे देशों को अपने लोन ट्रैप में फंसाता है और उनकी जमीनों पर अपना दावा जो है वो साथियों कर लेता है। तो आज के इस सेशन में हमने डिस्कस किया यूरोप मिडिल ईस्ट इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसका अनाउंसमेंट G20 के इस सम्मेलन में हुआ है। G20 के इसी सम्मेलन में भारत, ब्राजील और अमेरिका ने मिलकर एक बायोफ्यूल अलायंस बनाए जाने की भी अनाउंसमेंट जो है वो की है। ये आने वाले समय में हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बेहतरीन कदम होगा साथियों, बायोफ्यूल अलायंस भी। तो आज के सेशन अगर आपको पसंद आया तो इस सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही सेशन से जो है वो जुड़ने के लिए वाइब्रेंट ई लर्निंग इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब चैनल से आप जुड़े, और टेलीग्राम चैनल पर जो है वो इस सेशन से रिलेटेड पीडीएफ फाइल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं एक और नए करंट अफेयर सेशन के साथ जल्द ही, तब तक के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।